माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोगों का विषय वस्तु है आर्टिकल 17 एंड 18। ये दोनों ही निगेटिव टेम्परामेंट का राइट है जो हमें कुछ देता नहीं, उन चीज़ों को समाज से और व्यक्ति के व्यवहार से और राज्य के व्यवहार से अलग करता है जो इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। तो आर्टिकल 17 को यदि हम टाइटल्ड करें तो हमें ये कहना चाहिए कि ये कहता है अनटचेबिलिटी क्लॉज ए कहता है कि प्रोहिबिटेड और क्लॉज बी कहता है कि विल बी अ ऑफेंस। अनटचेबिलिटी का जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रहा है इंडिया में, वो आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है वो प्रोहिबिट किया जा रहा है। इंडियन टेरिटोरी के अंदर किसी भी व्यक्ति को, समाज को या राज्य को अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने, प्रोपेगेट करने का अधिकार नहीं है। ये आज से प्रतिबंधित है। और क्लॉज बी कहता है कि इट विल बी ए ऑफेंस, यह एक अपराध होगा। तो आप सीधा समझिए कि जब यह एक ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा, यदि कोई प्रोहिबिशन के बाद भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, किसी व्यक्ति के साथ डिरोगेटरी बिहेव करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है या उसको अपने बराबर का दर्जा नहीं देता, सामने वाले व्यक्ति से हम सेकेंडरी बिहेव कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी के अंदर ये सारी बातें आएगी। तो आप यदि ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति या वर्ग को नीचा दिखाया जा रहा है, उसको सबड्यूड, सबजुगेट फॉर्म में लिया जा रहा है, तो इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। इसको आज के बाद इंडिया में प्रोहिबिट किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। ये फर्स्ट क्लॉज कहता है। और कहता है कि इस बैन के बाद भी 26 जनवरी 1950 के बाद भी जो लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने में, इसको प्रोपेगेट करने में शामिल पाए जाएंगे, वो दंड के पात्र होंगे। यह अनटचेबिलिटी, छुआछूत में बिलीव करना या इसको प्रैक्टिस करना या इसको प्रोपेगेट करना आज के बाद अपराध माना जाएगा। तो जब वो अपराध माना जाएगा, इसका मतलब है कि वो पनिशेबल होगा। तो अब थोड़ा सा यहां देख लेंगे कि आर्टिकल 17 का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा किससे? आर्टिकल 35 से। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट के किसी भी सेक्शन में जब कभी कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट ये कानून बनाएगी। तो यहां भी क्लॉज बी टचेबिलिटी के प्रैक्टिस को पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करता है। दूसरी सूचना मैं ये दूं कि कहीं भी यदि आपको ऐसा टर्म मिले कि विल बी अ ऑफेंस, कि यह एक अपराध माना जाएगा, तो फिर उस अपराध के लिए दंड होगा। और दंड से संबंधित प्रक्रिया, नियम और दंड को सुनिश्चित करने वाला कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल पार्लियामेंट को इंपावर्ड करता है कि फंडामेंटल राइट के किसी भी सेक्शन
से रिलेटेड, उसकी पूर्णता के लिए, उसकी एबिलिटी के लिए यदि कोई कानून की जरूरत है तो पार्लियामेंट उसको बनाएगा। तो आर्टिकल 35 के तहत आप देख सकते हैं कि हमने 1989 में इंडियन पार्लियामेंट ने जो SC/ST एक्ट बनाया, वो इसी के तहत बना कि इस समुदाय के साथ डेरोगेटरी दोयम दर्जे का व्यवहार अब अपराध होगा और ऐसा करने वालों को दंडित किया जाएगा। वो दंड क्या होगा, इसको लेके कानून बना 1989 में। कानून कौन बनाया? पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 17 में हमने ये देखा कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है और कहा गया है कि ये आज के बाद क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, ये पनिशेबल होगा। और आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि इस तरह के एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। तो संसद को एम्पावर्ड किया गया है कि वो सर्कमस्टांसेज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग व्यवहार को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई ऐसा व्यवहार, प्रैक्टिस तो नहीं चल रहा है या होने जा रहा है जिससे अनटचेबिलिटी का स्मेल आता है। तो ऐसे व्यवहार को रेखांकित करना, रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोहिबिट करना और उनके प्रैक्टिस होने की स्थिति में उनके लिए दंड प्रक्रिया निर्धारित करना, ये काम संसद का है आर्टिकल 35 के अनुसार। तो ये हमने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया आपको आर्टिकल 17 के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 17 ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड और एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन। एनी डिजेबिलिटी राइजिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। एक क्राइम होगा, ये एक अपराध होगा और इसके लिए संसद को शक्ति है कि वो दंड निर्धारित करेगा। तो ये हुई आर्टिकल 17। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इजी टर्म है, बहुत जल्दी समझ जाओगे। एबोलिशन ऑफ, क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, देसी राजाओं के द्वारा जो टाइटल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, वो सारे टाइटल समाप्त कर दिए जा रहे हैं। आज के बाद कोई भी टाइटल कंटेन करने का अधिकार किसी भारतीय नागरिक को नहीं होगा, एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। एकेडमिक टाइटल्स जैसे PhD वगैरह जो टाइटल होती हैं, डॉक्टरेट की उपाधि होती है, ये एकेडमिक टाइटल होंगे। मिलिट्री के कुछ टाइटल होते हैं, वो टाइटल बने रहेंगे। इसके अलावा स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दिया गया कोई भी टाइटल, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत तरह के टाइटल इंडियन सिटीजन्स को दे रखा था। सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, तो ऐसे उपाधियों का अंत कर दिया गया। कब? आर्टिकल 18 के द्वारा, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और ये कहा गया कि किसी भी फॉरेन कंट्री से, विदेश से, अब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी नागरिक कोई अवार्ड या पुरस्कार
ग्रहण नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट और द प्रेसिडेंट। जो कहिए दोनों सही हैं कि राष्ट्रपति का या राज्य का, सरकार का सहमति के बिना कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी सरकारों से, विदेशों से कोई वजीफा, टाइटल, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, प्राइज हासिल नहीं कर सकता। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि हम इसको आर्टिकल 12 के चश्मे से देखें, जो भाषा वहां कही गई थी, तो हमें कहना होगा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में जितने भी टाइटल दिए गए हैं वो सब आज के बाद अनवैलिड, एबोलिश्ड, खत्म। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद वाले भारत में स्टेट की ओर से, राज्य की ओर से, सरकार की ओर से कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। और विदेशों से भी भारतीय नागरिक कोई टाइटल स्वीकार नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द स्टेट। और यहां एक्सेप्शनल बात थी कि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल एग्जिस्ट करेंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्टिकल 18 रिप्रेजेंट करता है किसको? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब सीधा यह है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के खिलाफ, खास करके रिवोल्यूशनरी लीडर्स के खिलाफ या क्रांतिकारी के बारे में, जो सीधे गोली बंदूक और हिंसा के जरिए ब्रिटिश सरकार को भगा रहे थे, तो इन सारे लोगों के बारे में मुखबिरी करने वाले, दलाली करने वाले लोगों को ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अवार्ड्स या पेंशन टाइटल के माध्यम से दे रखी थी, उनको सुविधाएं दे रखी थी। तो माना गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन लोगों को टाइटल्स दिए हैं उनमें कुछ तो वाजिब हकदार हैं, स्कॉलर होने के नाते उनको मिला है। जैसे आप गांधी जी को देख सकते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे वजीफा पाने वाले सैकड़ों लोगों में ये गिने चुने नाम ही सच्चे और सादगी को धारण करने वाले हैं। अधिकतम नाम ब्रिटिश टाइटल, उपाधि, इनाम पाने वाले ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय चेतना के विपरीत व्यवहार करने के कारण उनको ये टाइटल, अवार्ड्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। और मौलिक रूप से इसमें वही लोग थे जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं और रिवोल्यूशनरी लीडर्स के खिलाफ मुखबिरी करते थे, उनकी मदद करते थे। तो उनको वे टाइटल्स के जरिए, अवार्ड्स के जरिए, प्राइज के जरिए अपीच करते थे और उनसे उनका एक कंटिन्यू डिप्लोमेटिक चैनल बना रहता था, जिसके जरिए वे भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में चल रही स्ट्रेटेजिक लेवल की उन बातों की जानकारी हासिल कर लेते थे जो उनके अपने सीक्रेट एजेंसीज के जरिए भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो यह माना गया कि आज के बाद कोई टाइटल मान्य नहीं होगा। यहां एक बात यह भी समझने लायक है कि जब 1951 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, नागरिक पुरस्कारों की घोषणा हुई, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि यह भी तो टाइटल है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उस सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये जो सिविलियन अवार्ड हैं, ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिनको हम भारत रत्न या पद्म पुरस्कार के नाम से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सिटीजन को सम्मानित करने जा रहे हैं, ये टाइटल के अंतर्गत नहीं आएगा जिसको एबोलिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में, संघीय गणराज्य की एक
नूतन परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे निकला है। और इस भारत राष्ट्र के निर्माण में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्माण में जो नागरिक अपना निजी जीवन समर्पित करेंगे, राष्ट्र उनका कृतज्ञ होगा। ऐसे बहुत सारे नागरिक आप देख सकते हैं जिनका शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, वो न अधिकारी हैं न मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र निर्माण में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में, सामाजिक समरसता को बढ़ाने में। तो कहा कि राष्ट्र, भारत राष्ट्र उन ऐसे नागरिकों का कृतज्ञ होगा। और एक कृतज्ञता का ज्ञापन है, एक कृतज्ञता का प्रकटीकरण है पद्म पुरस्कार। ये कोई टाइटल नहीं है। और वहां यह भी कहा कि ये पद्म पुरस्कार को आप टाइटल के रूप में यूज नहीं करेंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसमें जो मेडल मिलेगा उसका, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ राष्ट्र के निर्माण में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना जीवन समर्पित कर देगा, भारत के कल्याण के लिए, भारत के समाज में समरसता भरने के लिए, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए जो अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा आमटे जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे, दशरथ मांझी को आप क्या कहेंगे? अब इनके प्रति राष्ट्र क्या है? कृतज्ञ है कि भाई इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए। तो ऐसे लोगों के प्रति राष्ट्र कृतज्ञ होगा और राष्ट्र अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहा है पद्म पुरस्कारों के रूप में और नागरिक सम्मान भारत रत्न के रूप में। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो अमूल्य योगदान नागरिक के लेवल पर किए जाएंगे, उस अमूल्य योगदान को राष्ट्र इग्नोर नहीं कर सकता। व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, संस्था के स्तर पर जो अभूतपूर्व योगदान किया जाएगा राष्ट्र के निर्माण में, लोकतांत्रिक परंपराओं के मजबूत करने में, सामाजिक समरसता, धार्मिक ताना बाना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में जो संस्था, जो व्यक्ति, जो समाज अतुलनीय योगदान करेगा, राष्ट्र उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे एक राष्ट्र के रूप में और पद्म पुरस्कार और नागरिक अवार्ड भारत रत्न के रूप में ये उस कृतज्ञता का प्रकटीकरण होगा, ज्ञापन होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और यहां आकर कंप्लीट हो जाता है आपके फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट सेक्शन, जिसको आप कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने राइट टू इक्वलिटी का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हम लोगों ने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट को इलस्ट्रेट किया गया है, और इस सेक्शन में जो फर्स्ट राइट मिला है वो है आर्टिकल 14 to 18 में वर्णन किया गया राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में हमने क्या देखे कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 है। इन 5 आर्टिकल्स में राइट टू इक्वलिटी को रिप्रेजेंट किया गया। तो आप ध्यान रखिए कि 14 ने कहा था इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में कहा गया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। और 16 में कहा गया
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। और 17 में अनटचएबिलिटी। और 18 में आपने देखा टाइटल्स को एबोलिश किया गया। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया था? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ध्यान से समझ लेंगे, ब्रीफ मीनिंग दिमाग में रहना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो है यूके यूनाइटेड किंगडम से आया कंसेप्ट है, और ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए का कंसेप्ट है। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो जनरल सेंस में, जेनरिक व्यू में लॉ को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि लॉ का जो जनरल नेचर होगा वो कैसा होगा? सब पर सेम ट्रीटमेंट, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का होगा। लॉ के नज़र में सब बराबर होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहा है कि लॉ डिफरेंशिएट करने वाला भी बनना चाहिए, जो समाज के वीकर सेक्शन को इक्वलिटी को अफोर्ड करने के लायक बनाएगा। तो जो सोशल ग्राउंड पर, एजुकेशनल ग्राउंड पर, इकोनॉमिक ग्राउंड पर जो मार्जिनलाइज क्लास है, जो सबजुगेट क्लास है, जिसका हिस्टोरिकली कंडीशन बहुत ही खराब रहा है, तो वैसे सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना, ये अमेरिका से आया है। इसलिए इसको अमेरिकन कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक लोगों ने संघर्ष करके अपने लिए आखिरकार नागरिक अधिकार हासिल किए। तो दास्ता से लेके आज पूर्ण नागरिक बनने तक ब्लैक लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के फलस्वरूप अमेरिका में समय समय पर उनको इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में कुछ रियायतें दी गई है, जिसे अफर्मेटिव एक्शन वहाँ कहा जाता है। रिजर्वेशन का प्रोविजन वहाँ नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन के तहत उनको कुछ विशेष सुविधा दी गई। तो अमेरिका में डिफरेंट लॉ बने ब्लैक्स के लिए, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था कि समाज का एक तबका बहुत पीछे हो और उसको इक्वलिटी के अफोर्ड करने वाली स्थिति में लाने के लिए हमें कोई विशेष प्रोविजन या अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़े। तो ब्रिटेन में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही, वहाँ कानून अपने सामान्य रूप में ही काम करता रहा और स्पेशल प्रोविजन की वहाँ जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भारतीय संविधान में शामिल है और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी शामिल है। साफ कहा गया है आर्टिकल 14 में कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, 14 के बाद हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि सोशल बेस पर और एजुकेशनल बेस पर। सोशल बेस का मतलब यहां है कि जो पब्लिक रिसोर्स है, जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यू है, ब्यूरियल ग्राउंड है,